नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। हम लोग पढ़ रहे थे गुप्त काल प्राचीन भारतीय इतिहास में, और गुप्त काल में हम लोगों ने प्रमुख शासकों के बारे में पढ़ लिया था, प्रशासन व्यवस्था के बारे में पढ़ लिया था, न्याय व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, इन सब के बारे में पढ़ लिया था। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने समाज के बारे में भी देखा, स्त्रियों की दशा के बारे में देखा, दास प्रथा के बारे में देखा, वर्ण व्यवस्था इत्यादि के बारे में सब कुछ हम लोग देख चुके हैं। अब आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में, यानी कि कृषि के बारे में, व्यापार के बारे में, वाणिज्य के बारे में, शिल्प उद्योगों इत्यादि के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। कौन कौन से बंदरगाह थे, कहाँ कहाँ से व्यापार होता था, किस चीज़ का आयात होता था, किस चीज़ का निर्यात होता था, कैसे सिक्के चलते थे, ये सब हम लोग इसमें देखने वाले हैं। ठीक है। और एक बात और बता दूं कि वीडियो जो है मैंने छोटे छोटे बनाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि आप ही लोगों की डिमांड थी। इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूं और आप लोग जो है ना नकार देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो इग्नोर मत कीजिए, आप लोग एक बार वीडियो जरूर देखिए और क्वेश्चन बना करके देखिए। जो भी टॉपिक का वीडियो आप देख रहे हैं, मान लिया संसद का आपने वीडियो देखा या फिर सिंधु सभ्यता का वीडियो देखा, तो उस टॉपिक का क्वेश्चन जा करके कहीं से भी किसी भी किताब से आकर के बना करके देखिए, चाहे वो यूपीएससी स्टैंडर्ड का हो, चाहे पीसीएस स्टैंडर्ड का हो, चाहे एसएससी, रेलवे और बिहार एसआई स्टैंडर्ड का हो, किसी भी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आप बना करके देखिए। यदि 90 to 95% क्वेश्चन बनते हैं तभी सब्सक्राइब कीजिए, तभी वीडियो शेयर कीजिए, तभी कमेंट कीजिए, तभी लाइक कीजिए, वरना मत कीजिए। मैं कितना भी कहता रहूं, मेरा वीडियो मत देखा करिए। ठीक है। तो ट्राई कीजिए और खुद इस्तेमाल कीजिए और खुद विश्वास भी कीजिए। मेरे कहने पर मत जाइए, सामने से दूध का दूध और पानी का पानी खुद आप स्वयं कीजिए। ठीक है। मैं बस इतना ही कहूँगा। जो लोग देखते हैं उनका बहुत बहुत आभार। कुछ लोग हैं जो रेगुलर देखते हैं, कमेंट करते हैं, सराहते हैं, तो बड़ा अच्छा भी लगता है। ठीक है। तो चलिए, कोई बात नहीं है, ये तो चलता रहता है। जब तक एक भी बंदा लाभान्वित होगा और एक बंदा भी वीडियो देख करके रिजल्ट लाने के लिए उत्साहित होगा, तब तक मेरा वीडियो आता रहेगा। आप लोग ये मत समझिए कि चंद्रवर्धन रुकने वाला है। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो और देखते हैं गुप्त साम्राज्य का इतिहास। मैं चंद्रवर्धन आपका स्वागत करता हूं अध्ययन इंफोटेनमेंट पे। गुप्त साम्राज्य की यदि अर्थव्यवस्था की बात करें तो इस समय जो है, जैसा मैंने बताया था कि शूद्र लोग भी जो है वह कृषि से जुड़ने लगे थे। वैश्यों का धीरे धीरे ह्रास हो रहा था, क्योंकि शिल्प और उद्योग धंधे जो हैं वह धीरे धीरे करके, पूर्वार्ध में तो सही था, गुप्त काल के पूर्वार्ध में मतलब कि कुछ समय तक बहुत सही था, लेकिन बाद में उत्तरार्ध में, गुप्त काल के उत्तरार्ध में क्या हुआ कि शिल्प उद्योगों इत्यादि का ह्रास होने लगा। विभिन्न जो नगर थे उसमें भी जो है ह्रास देखने को मिलता है। कहने का मतलब उसमें भी गिरावट, समृद्धि में गिरावट देखने को मिलती है। तो वैश्य लोग जो कि उद्योग शिल्पों इत्यादि से जुड़े हुए थे, उनकी स्थिति में गिरावट आई, जबकि शूद्र जो थे वो उनकी स्थिति में बढ़ोतरी हुई। ठीक है। तो वो दोनों एक दूसरे के समानांतर आ गए थे समाज में। ऐसा इसीलिए हुआ था क्योंकि उद्योग धंधों का ह्रास हुआ था और शूद्र भी जो है वह कृषि में जुड़ने लगे थे। भूमिदान हम लोगों ने देखा था कि भूमिदान की परंपरा जो है वह अपने चरमोत्कर्ष पर थी। राजा की अनुमति लिए बिना भी जो है अधिकारी क्या करते थे, भूमिदान कर दिया करते थे। तो छोटे छोटे खेतों के मालिक हो गए थे विभिन्न प्रकार के लोग। ठीक है। और वही जो है धीरे धीरे करके सामंतवादी व्यवस्था के रूप में बदल गया था। तो इसका भी असर जो है आपका व्यापार वाणिज्य पर पड़ा था और अर्थव्यवस्था पर पड़ा था। उस समय विभिन्न प्रकार के कर लगाए जाते थे, जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता था। ठीक है। इसके अलावा ब्याज पर धन दिया जाता था, साहूकारी व्यवस्था भी होती थी। ठीक है। व्यापार वाणिज्य जो था उसमें भी हल्का सा पतन हुआ था, क्योंकि जो भी आपके गांव थे, नगर थे, वो वहां पर कुटीर उद्योग तो था, लेकिन जो उत्पादन होता था वह वस्तु विनिमय के लिए होता था। वस्तु विनिमय के लिए होता था मतलब मान लिया कि मैंने कुछ उत्पादन किया है तो मैं अपनी वस्तु आपको दे दूंगा, और आपने कुछ उत्पादन किया है तो मेरी वस्तु के बदले आप अपनी वस्तु मुझे दे देंगे। ठीक है। तो व्यापार के लिए उत्पादन कम होता था, वस्तु विनिमय के लिए जो है इसका इस्तेमाल ज्यादा होता था उत्पादन का। ठीक है। तो इस कारण से थोड़ा बहुत ह्रास आया था। मतलब कि जो आपका घरेलू
जिसको मोदी जी आजकल कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, कि हम लोग खुद से उत्पादन करेंगे, तो उत्पादन करके विदेशों को भेजेंगे, ऐसा मोदी जी का कहना है, ठीक है। लेकिन उस समय उत्पादन करके विदेशों को कम भेजा जाता था, जो उत्पादन हम लोग करते थे उसको अपने ही यहाँ खर्च कर लिया करते थे वस्तु विनिमय के रूप में, ठीक है। इसके अलावा जो आयातित वस्तुएं थी उनका भी जो है थोड़ा सा ह्रास हुआ था, क्योंकि विदेश से जो व्यापार होता था उसमें कमी आई थी। वैसे विदेश से जो व्यापार होता था वह स्थल मार्ग की अपेक्षा जल मार्ग से ज़्यादा होता था, ठीक है। तो यही सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, आइए देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं भू राजस्व व्यवस्था के बारे में। तो राजा जो है वह भूमि का मालिक हुआ करता था, संपूर्ण राज्य क्षेत्र के जितने भी भूमियां थी उनका मालिक राजा हुआ करता था, और इसीलिए वह भूमि कर लिया करता था, ठीक है। भूमि कर जो होता था वह उत्पादन का 1/6 से लेकर के 1/4 तक हुआ करता था, ठीक है। मतलब छठा भाग से लेकर के और चौथे भाग तक हुआ करता था, ठीक है। इसको जो है भाग कहा जाता था। जो भूमि का कर, जो भूमि पर कर लगाया जाता था उसको भाग कहा जाता था, ठीक है। इसके अलावा मनुस्मृति में भोग की चर्चा की गई है। भोग की चर्चा की गई है जो कि राजा को प्रतिदिन दिया जाने वाला भेंट होता था। जैसे सब्जी है, तरकारी है, फल है इत्यादि कोई उपजा रहा है तो वह जाकर के राजा को प्रतिदिन जो है भेंट स्वरूप अर्पित करता था, ठीक है। तो उसको जो है यहाँ पर भोग कहा गया है, ठीक है। इसके अलावा उद्रंग नामक शब्द की चर्चा आई है। उद्रंग जो कर हुआ करता था वह अस्थाई काश्तकारों पर लगाया जाता था। अस्थाई जो काश्तकार हुआ करते थे उन पर लगाया जाता था उद्रंग नाम का कर। इसके अलावा ऊपरी कर जो था वह अस्थाई कृषकों पर लगाया जाता था। वैसे कृषक जो अस्थायी रूप से खेती करते थे उनके ऊपर ऊपरी कर नामक जो है भूमि कर लगाया जाता था, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं तो भूमि कर को हिरण्य या फिर मेय यानी कि अन्न के तौल के रूप में दिया जाता था। भूमि कर जो देते थे किसान लोग, जो भूमि कर देते थे या फिर जिनके पास भी भूमि होती थी वो जो भूमि कर देते थे वो हिरण्य के रूप में, हिरण्य जो है वह नगद के लिए उपयोग किया गया है, मतलब कि मुद्रा के रूप में जो दिया जाता था कर उसको हिरण्य कहा जाता था, ठीक है। इसके अलावा मेय कहा जाता था जो कि आपका भूमि के रूप में दिया जाता था या फिर उत्पादन के रूप में जो कर चुकाया जाता था उसको मेय कहा जाता था, ठीक है, जो कि अन्न के तौल के रूप में दिया जाता था। इसके अलावा देखते हैं कि भूमि कर वसूलने वाला जो प्रमुख अधिकारी हुआ करता था उसको ध्रुवाधिकरण कहते थे। उसको क्या कहते थे? ध्रुवाधिकरण कहते थे। भूमि कर वसूलने वाला जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसको। इसके अलावा हम लोग देखते हैं भू आलेख को सुरक्षित करने वाला भी अधिकारी होता था, जिसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। उसका नाम था महाक्षपटलिक। महाक्षपटलिक जो था वह सर्वोच्च अधिकारी था जो कि भू आलेखों का विवरण अपने पास रखता था, उसका वर्णन करता था, ठीक है। और उसके अंदर में जो है आपका कर्णिक होता था जो कि उसका सहायक अधिकारी होता था, ठीक है। तो भू आलेखों को सुरक्षित रखने का यह दोनों अधिकारी हुआ करता था। आपका महाक्षपटलिक जो था वह प्रमुख अधिकारी था और उसके अंतर्गत जो है कर्णिक था, ठीक है। आगे देख लेते हैं न्यायाधिकरण। तो न्यायाधिकरण नाम का अधिकारी जो होता था वह भूमि विवादों से संबंधित जो भी विवाद होता था उसका निपटारा किया करता था, जिसका नाम था न्यायाधिकरण, ठीक है। आगे देख लेते हैं अन्य करों के बारे में। तो यहाँ पर कुछ करों का नाम जो है वह याद रखना जरूरी है क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सभी याद रखने जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ कर जो इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में बताऊंगा वो कभी मत भूलिएगा। और सभी का वर्णन मैंने इसलिए यहाँ पर कर दिया है कि भैया कहाँ से क्या पूछ ले आयोग कोई तो जानता नहीं है, ठीक है। तो भविष्य में यदि बाकी सबसे भी पूछ ले तो आप जो है वो ऊपर आपको देखना ना पड़े। मतलब प्रश्न जब आता है परीक्षा में, सामने प्रश्न पड़ा हुआ होता है और हम लोग प्रश्न देख रहे होते हैं और ऑप्शन पता होता है, यार थोड़ा सा और पढ़ लेता ना तो ये प्रश्न बन जाता। और उस समय हम लोग क्या करते हैं, ऊपर की ओर चांद को निहारने लगते हैं या फिर जो आपका दीवार है ऊपर का उसको निहारने लगते हैं, जो पंखा टंगा हुआ है उसको देखने लगते हैं कि कैसे नच रहा है। मतलब कि क्वेश्चन समझ में नहीं आता और हम लोग इधर उधर देखते रहते हैं या फिर बोर्ड इस पर जो है ना बेंच जो होता है डेस्क उस पर कुछ कुछ लिखने लगता है। तो ऐसी स्थिति आपके साथ उत्पन्न न हो, प्रश्न आए और आप कॉन्फिडेंस के साथ उत्तर मार सके, इस कारण से मैंने ये सारा लिया है। तो आप लोग भी जरूर देखते रहिएगा, याद रखिएगा, ठीक है।
पहला जो है आपका वो है विष्टि। विष्टि जो हुआ करता था वह बेगार हुआ करता था या फिर बिना पैसा दिए हुए जो काम करवाया जाता था उसको विष्टि कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद है आपका बलि। बलि जो होता था वह गुप्त काल में धार्मिक कर हुआ करता था। याद रखिएगा, बलि हम लोग कहाँ से पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग जो है मौर्य काल से भी पहले से बलि जो है वह पढ़ते हुए आ रहे हैं, महाजनपद काल से बलि पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो पहले जो बलि हुआ करता था वह राजा को भेंट स्वरूप दिया जाता था अपनी स्वेच्छा से। उसके बाद मौर्य काल में उसका अर्थ कुछ और हो गया और यहाँ पर जो है आपका धार्मिक कर को बलि कहा जाता है। तो बलि जो है वह अलग अलग काल में अलग अलग रूपों में कर के रूप में वसूला जाता था, तो याद जरूर रखिएगा। ठीक है, विष्टि और बलि दोनों याद रखिएगा। बलि जो है वह गुप्त काल में धार्मिक कर हुआ करता था। ठीक है, इसके अलावा शुल्क का जिक्र किया गया है अमरकोश में। अमरकोश में जो है वह शुल्क शब्द का जिक्र किया गया है। ठीक है, किसके रूप में, चुंगी कर के रूप में इसका जिक्र किया गया है। और चुंगी कर वसूलने वाला जो अधिकारी होता था उसको सौल्किक कहा जाता था। जो अधिकारी शुल्क वसूलता था उसको सौल्किक कहा जाता था, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद है आपका भूतोपांत प्रत्यय। भूतोपांत प्रत्यय जो होता था वह राज्य में उत्पन्न तथा आयातित वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर था, तो यह याद रखने की खास जरूरत नहीं है। आगे देख लेते हैं हरीला कर। हरीला कर जो होता था वह हलों पर कर लगाया जाता था। हल फाल जानते हैं आप लोग, खेती करने के लिए यूज होता है। ठीक है, बैल के पीछे लगा करके और खेत जोता जाता है, तो हल पर जो लगाया जाने वाला कर है उसको कहा जाता था हरीला कर। यह भी याद रखने की उतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है वातभूत। वातभूत जो है वह वायु और पानी के देवताओं की पूजा करने के लिए जो कर लगाया जाता था उसको वातभूत कहा जाता था। आगे है अवलगक। अवलगक जो होता था वह युद्ध काल में सेना के लिए प्रजा की तरफ से जो रासद पानी का इंतजाम किया जाता था उसको अवलगक कहा जाता था। नेक्स्ट है आपका क्लिप्त और उपक्लिप्त। क्लिप्त और उपक्लिप्त जो होता था वह वाकाटक अभिलेख में इसका जिक्र है, जिसमें जखीरों में राजा का भाग हुआ करता था। इसी को क्लिप्त या फिर उपक्लिप्त कहा जाता था। ठीक है, तो यह भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे देख लेते हैं कामंदक। कामंदक की जो रचना है नीतिसार। नीतिसार जो पुस्तक है, ग्रंथ है, जो कि कामंदक की रचना है, उसमें राजा की तुलना ग्वाले या फिर माली से की गई है। राजा की तुलना ग्वाले या फिर माली से की गई है कामंदक के नीतिसार में। और ऐसा कहा गया है कि राजा को अपनी प्रजा से उतना ही कर लेना चाहिए जिस प्रकार जो सूर्य की किरणें हैं वह जल से उष्मा लेती हैं, मतलब कि धरती से जल लेती हैं। जब सूर्य की किरणें आपके नदी पर पड़ती है या फिर जल के किसी स्रोत पर पड़ती है तो जल वहाँ से वाष्पीकृत होकर के ऊपर उठता है ना, तो वही कहा जा रहा है कि जिस मात्रा में सूर्य की किरणें जो हैं वह धरती से जल सोखती हैं, उसी प्रकार से राजा को अपनी प्रजा से कर लेना चाहिए। मतलब इतना ज़्यादा कर नहीं लेना चाहिए कि प्रजा जो है वह क्षुब्ध हो जाए या फिर प्रजा पर अत्याचार उसको लगने लगे। ठीक है, तो यह कहा गया है कामंदक के नीतिसार में। भूमि के अन्य प्रकारों के बारे में देख लें तो पहला है आपका क्षेत्र। क्षेत्र जो है वह खेती के उपयुक्त भूमि हुआ करती थी। इसके बाद है वास्तु। वास्तु जो है वह वास करने योग्य या फिर मकान बना करके रहने योग्य जो भूमि होती थी उसको वास कहा जाता था। इसके बाद है आपका गोचर। गोचर जो होता था वह चारागाह भूमि हुआ करता था। गोचर, गो मतलब गाय और चर मतलब चरना, तो गाय के चरने यानी मवेशियों के चरने के लिए जो चारागाह भूमि हुआ करती थी उसको गोचर कहा जाता था। इसके बाद देखते हैं सिल। सिल जो भूमि जोती नहीं जाती थी, जो भूमि जोती नहीं जाती थी उसको सिल कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद है अपरहत। अपरहत जो है वह बिना जोती हुई जंगली भूमि थी। ठीक है, दोनों में अंतर है। ठीक है, सिल और अपरहत। सिल जो है वह बिना जोती हुई भूमि, वैसी भूमि जिसको जोता नहीं जा सकता, और अपरहत जो है वह वैसी भूमि है जो कि वनों की भूमि है जिसको जोता नहीं जाता है। ठीक है,
जंगली भूमि है, ठीक है, अपरहत। तो अपरहत पूछा भी जा चुका है, इसलिए याद रखिएगा। इसमें जितने भी हैं वो सब इंपॉर्टेंट है, क्षेत्र भी इंपॉर्टेंट है, वास्तु भी, गोचर भी, शिल भी, अपरहत भी। और नेक्स्ट जो पढ़ाने जा रहा हूं, अप्रदा। अप्रदा होता था विवादास्पद भूमि होता था, जो किसी का भूमि नहीं होता था और सब उस पर दावा करते थे, ठीक है। तो विवादास्पद भूमि जो होती थी उसको अप्रदा कहा जाता था। तो ये इसमें जो है ये भूमि के सभी प्रकार आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। इसमें आपका गोचर पूछा जा चुका है, अपरहत पूछा जा चुका है, शिल भी पूछा जा चुका है और क्षेत्र भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं नारद के अनुसार, नारद स्मृति के अनुसार जो भूमि के प्रकार हैं वो क्या क्या है। तो पहला है आपका अर्धखिल। अर्धखिल जो है वह ऐसा भूमि होता था जो कि एक वर्ष से जोता नहीं गया हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं, या फिर एक वर्ष से उस पर खेती नहीं की गई हो तो उसको अर्धखिल कहा जाता है। इसके बाद है आपका खिल। खिल वैसा भूमि होता था जिस पर 3 वर्षों तक खेती न की गई हो। और उसके बाद आता है वन। वन वैसा भूमि होता है जिस पर 5 वर्षों से खेती न की गई हो, ठीक है, तो वैसा भूमि को वन कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा नारद स्मृति के अनुसार। अब देख लेते हैं अमरकोश के अनुसार। अमरकोश के अनुसार सर्वाधिक 12 प्रकार के भूमियों की चर्चा की गई है, जिनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो पहला है आपका उर्वरा। उर्वरा जो होता है वह उपजाऊ भूमि होता है। दूसरा है आपका ऊसर। ऊसर जो है वह बंजर भूमि होता है। इसके बाद है मरु। मरु मतलब मरुस्थल, मतलब कि रेगिस्तानी भूमि जो है। इसके बाद है आपका अपरहत। अपरहत मतलब कि पड़ती भूमि। पड़ती भूमि जो कि आपका ऐसे ही छोड़ा हुआ है, उस पर खेती वगैरह नहीं होता है, तो उसको अपरहत कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद है आपका सादवल। सादवल जो है वह घास का मैदान है, यह पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। सादवल जो है वह घास का मैदान है। इसके बाद है आपका पंकिल। पंक मतलब होता है कीचड़, तो पंकिल से आप कह सकते हैं कि जो कीचड़ वाली भूमि है होती है उसको पंकिल कहा जाता था, ठीक है। इसके बाद है आपका जल प्रायम अनुपम। जल प्रायम अनुपम, तो यह जो है पानी से भरा हुआ जो भूमि होता था उसको जल प्रायम अनुपम कहा जाता था। इसके बाद है आपका सरकावती। सरकावती जो होता था वह रेतीला भूमि हुआ करता था, यह पूछा जा चुका है। सरकावती, सरकावती जो है वह रेतीला भूमि को कहा जाता था गुप्त काल में। इसके बाद है आपका कच्छ। कच्छ जो है वह पानी के निकट का जो भूमि होता था उसको कच्छ कहा जाता था। कच्छ का रण अभी आपको याद ही होगा, गुजरात में है कच्छ का रण, ठीक है, लूनी नदी के पास। आगे देख लेते हैं सरकरा। सरकरा जो है वह कंकरीली भूमि को कहा जाता था। वैसी भूमि जिसमें कंकर पत्थर बहुत होते थे तो उसको सरकरा कहा जाता था, यह भी पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। इसके बाद है देवमात्रिक। देवमात्रिक वैसा भूमि होता था जहां पर वर्षा से सिंचाई होती थी, उसको देवमात्रिक कहा जाता था। और एक है नदी मात्रिक। नदी मात्रिक वैसा भूमि जिस पर नदी से सिंचाई होती थी, नदी के पानी से जहां सिंचाई होती थी उसको नदी मात्रिक कहा जाता था। और देवमात्रिक उसको कहा जाता था जहां पर वर्षा के जल से सिंचाई होती थी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका 12 प्रकार के भूमि का जिक्र किया गया है अमरकोश में। और कुछ अन्य प्रकार भी हैं भूमि के, वो देख लेते हैं। पहला है आपका शतक। शतक जो है वैसा भूमि है जिस पर निजी स्वामित्व होता था, लोगों का प्राइवेट प्रॉपर्टी होता था ये, ठीक है। इसके बाद है कृष्ट प्रकृष्ट। कृष्ट प्रकृष्ट जो है वह वैसी भूमि होती थी जिस पर लोग स्वयं खेती करते थे, उसको कृष्ट प्रकृष्ट कहा जाता था। इसके बाद है अदैव मात्रिक। अदैव मात्रिक वैसी भूमि होती थी जो कि बिना वर्षा के ही जो है उपजाऊ होती थी, मतलब कि उसमें वर्षा की जरूरत नहीं होती थी, बिना वर्षा के भी जो है वह अच्छी फसल देती थी, ठीक है। इसके बाद है अग्रहार। अग्रहार जो है वह ब्राह्मणों को दी जाने वाली कर मुक्त भूमि हुआ करती थी, यह पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। अग्रहार जो है वह ब्राह्मणों को दान दी जाने वाली कर मुक्त भूमि को कहा जाता था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने भूमियों के प्रकार के बारे में देखा। इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया है, वो जरूर याद रखिएगा। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि पूछे जा चुके हैं, तो वो भी जरूर से जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं और देख लेते हैं भूमि संबंधित जो है कुल 6 नियम भी हुआ करते थे। पहला जो नियम है वह है निवि धर्म। निवि धर्म जो होता था उसके अनुसार मूलधन जो है वह भूमि का जो मूलधन है वह सदा अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। कहने का मतलब है निवि का मतलब होता है मूलधन, निवि का मतलब होता है मूलधन। तो इसके हिसाब से जो नियम था उसमें भूमि जो होती थी वह हमेशा अपरिवर्तित होती थी, ठीक है। इसके बाद है अक्षय निवि धर्म। अक्षय निवि धर्म ऐसा होता था, ऐसी भूमि होती थी जो कि
जिसका कभी क्षय नहीं होता था, मतलब कि कभी उसका ह्रास नहीं होता था। और इसी में दान का न्यास जो होता था राजा के लिए, उसको भी यही कहा जाता था, अक्षय निवि कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद है निवि धर्मक्षय। निवि धर्मक्षय वैसी भूमि होती थी जिसको किसी और को देने का अधिकार होता था। ठीक है, वह भूमि जिसे दूसरों को देने का अधिकार होता था उसको निवि धर्मक्षय कहा जाता है। आगे देख लेते हैं अप्रदा। अप्रदा या फिर अप्रदा निवि धर्म। ठीक है, अप्रदा धर्म या फिर अप्रदा निवि धर्म। इसमें होता था कि दान में यदि आपको कोई भूमि प्राप्त हुई है तो आप किसी और व्यक्ति को वही भूमि दान में नहीं दे सकते हैं। ठीक है, यह इस नियम का अर्थ होता था, जिसको अप्रदा धर्म या फिर अप्रदा निवि धर्म कहा जाता है। और नेक्स्ट है आपका भूमि छिद्र न्याय। भूमि छिद्र न्याय ऐसी ही भूमि हुआ करती थी जिसका विक्रय नहीं किया जा सकता था। ठीक है, वैसे इसका अर्थ अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग लगाया है। कुछ विद्वानों का मानना है कि ऐसी भूमि जो कि पहले उपजाऊ नहीं थी, उसको जो है विभिन्न यत्नों से उपजाऊ बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको भूमि छिद्र न्याय कहा जाता है। ठीक है, मतलब बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना। और एक और इम्पोर्टेंट नियम ये होता था कि भूमि पर भले ही आपका अधिकार हो, लेकिन भूमि के नीचे दबा हुआ यदि कोई प्रॉपर्टी मिलता है, कुछ खजाना मिलता है या फिर कुछ भी मिलता है, तो उस पर राजा का ही अधिकार होगा। ठीक है, जैसे मान लिया आज के डेट में आपकी भूमि है, कल के डेट में पता चले कि सर्वेक्षण हुआ है और उसके नीचे से तेल का भंडार निकल गया, बाप रे, या फिर कोयला का, सोने का भंडार निकल गया, तो वो जो भूमि होगी, वो जो भंडार होगा वह राज्य का होगा, आपका नहीं होगा। अब भले ही राज्य जो है अपनी तरफ से कुछ कॉम्पेंसेशन जरूर दे दे, कुछ इनाम जरूर दे दे, लेकिन उस पर अधिकार किसका होगा? राज्य का ही होगा। वो आज भी होता है, पहले की बात नहीं है। ठीक है, आगे देख लेते हैं भूमि माप की इकाइयों के बारे में। तो विभिन्न प्रकार के भूमि माप की इकाइयों का जिक्र इसमें किया गया है, जिसमें पहला है निवर्तन। निवर्तन जो है वह बौधायन सूत्र में इसकी चर्चा की गई है, निवर्तन की। ठीक है, जो कि भूमि माप की इकाई हुआ करती थी। इसके बाद है पाटक। पाटक जो है उसका बंगाल में इस्तेमाल होता था और इसकी चर्चा जो है वह गुणैथर लेख में की गई है। गुणैथर लेख है, अभिलेख है, जिसमें पाटक की चर्चा की गई है। इसके बाद है आपका नर है। ठीक है, फिर कुल्यावाप है, द्रोणवाप है, आढ़वाप है। इन सब की चर्चा जो है वह की गई है भूमि माप की इकाइयों के रूप में, जिसमें द्रोणवाप जो है वह पूछा जा चुका है। ठीक है, तो याद रखिएगा द्रोणवाप। ठीक, इसके बाद देखते हैं वर्षा एवं सिंचाई। तो वर्षा एवं सिंचाई के बारे में बृहत संहिता में जो कि बराह मिहिर की रचना है, उसमें सिंचाई के बारे में विस्तृत वर्णन दिया गया है। ठीक है, सिंचाई के लिए अर्घट जिसको रहट कहते हैं, अर्घट शब्द का प्रयोग किया गया है और यह पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। सिंचाई के लिए अर्घट शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसके बाद हर्षचरित में बाणभट्ट ने रहट के लिए तुला यंत्र का प्रयोग किया है। तुला यंत्र शब्द का प्रयोग किया है हर्षचरित नामक अपने ग्रंथ में, या फिर नाटक कह सकते हैं या उपन्यास कह सकते हैं, उसमें बाणभट्ट ने किया है चर्चा तुला यंत्र नाम से। ठीक है, जिसको कि रहट से उसका अर्थ देखा जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं महाजनी व्यवस्था के बारे में। महाजनी व्यवस्था मतलब क्या होता है? जो महाजन लोग ब्याज पर कुछ पैसा वैसा देते हैं उसको महाजनी व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, तो इस समय जो है जो ऋण से प्राप्त ब्याज होता था, जो ऋण कोई देता था, महाजन कोई ऋण दिया, साहूकार कोई ऋण दिया और उससे जो ब्याज उसको प्राप्त होता था उसको दूषित कहा जाता था। उसको दूषित या फिर कृष्ण धन कहा जाता था। कृष्ण मतलब काला, तो दूषित या फिर कृष्ण धन कहा जाता था। न्याय संगत ब्याज जो हुआ करता था उस समय वह 15% हुआ करता था। न्याय संगत ब्याज जो हुआ करता था मतलब जो आम चलन में जो था, आम प्रचलन में जो था, जो कि राजा के न्याय के हिसाब से न्याय संगत हुआ करता था, वह 15% ब्याज था। ठीक है, लेकिन जो विदेशी आपका समुद्र पार ये व्यापार होता था, वैसे उसके लिए जो है 20% ब्याज लिया जाता था, याद रखिएगा।
ठीक है, आगे देख लेते हैं। मनु तथा नारद स्मृति में 4 प्रकार के ब्याजों का जिक्र किया गया है। मनु तथा नारद स्मृति में 4 प्रकार के ब्याज का जिक्र किया गया है, लेकिन गौतम तथा बृहस्पति ने 6 प्रकार के ब्याज का उल्लेख किया है। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहला है आपका भोग लाभ। भोग लाभ जो है उसमें साहूकार मतलब कि ऋण देने के लिए गिरवी रख लेता था अपने पास, कुछ वस्तु जो है उसको गिरवी रख लिया करता था। जैसे पुराना सिनेमा में देखते होंगे लोग, जो है अपना पत्नी का कंगन रख देता था गिरवी और उसके बदले पैसा ले लिया करता था। ठीक है, मंगलसूत्र तक गिरवी रख देती थी महिलाएं अपने पति को बचाने के लिए या फिर बेटा वगैरह को बचाने के लिए। तो यह सब आप लोग पुराने फिल्मों में देखते होंगे, तो वो गिरवी रखा जाता था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कारित। कारित जो होता था वह आकस्मिक कारणों, मान लिया कि किसी के पास कुछ अचानक से कुछ बहुत ज्यादा जरूरी चीज आ गया, तो अधिक ब्याज पर जो ऋण लिया जाता था उसको कारिक कहा जाता था। ठीक है, आगे देख लेते कारित। ठीक है, और ये भोग लाभ जो है यह पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कालिक। कालिक जो होता था वह नियत समय बीत जाने के बाद उसको लौटाया जाता था। ठीक है, तो उसको कालित कहा जाता था। काल मतलब समय, तो उससे याद रखिए कि नियत समय जिस समय पर लौटाना था वह समय बीत जाएगा, उसके बाद ब्याज लौटाया जाता था, उसको कालित कहा जाता था। ठीक है, कालिक। आगे देख लेते हैं। कायिक। तीनों में अंतर है, एक है कारित, एक है कालिक और तीसरा है कायिक। कायिक जो होता था, काया मतलब होता है क्या, काया मतलब देह, मतलब शरीर, तो शारीरिक श्रम से जो ऋण चुकाया जाता था उसको कायिक कहा जाता था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 5वां है आपका चक्रवृद्धि। चक्रवृद्धि आप लोग जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, सर्कुलर इंटरेस्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा CI मैथ्स में। तो इसमें क्या होता था कि मूलधन पर तो ब्याज लगता ही था, बल्कि ब्याज पर भी ब्याज लगता था। जैसा आपका बिजली डिपार्टमेंट लगाती है भैया आज के डेट में, चक्रवृद्धि ब्याज लगाती है, ब्याज पर भी ब्याज लगाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। शिखा वृद्धि। शिखा वृद्धि में क्या होता था कि प्रतिदिन ब्याज की वसूली की जाती थी। अब क्या होता था, महाजन जो है अपना मुंशी रख लेता था और घरे घरे जा के और उसके बाद वसूला करता था, ऋण जो है प्रतिदिन वसूला करता था। आप देखे होंगे मदर इंडिया मूवी में। ठीक है, मुंशी लाला जिसको कहते थे, लाला तूने, सॉरी जो भी है डायलॉग मुझे मारने नहीं आता है, लेकिन लाला जो हुआ करता था, मुंशी जो हुआ करता था, यह जरूर वसूला करता था डेली का डेली। ठीक है, जिसको शिखा वृद्धि कहते थे। आगे देख लेते हैं श्रेणियों के बारे में। तो श्रेणी जो होता था वह संगठित व्यापारियों का संगठन हुआ करता था या फिर संगठित उद्यमियों का संगठन हुआ करता था। इसके बारे में हम लोग मौर्य काल में भी पढ़े हैं, वहां पर भी श्रेणी ही कहा जाता था। श्रेणियों का जो है अपना अलग ध्वज हुआ करता था, अपनी अलग मुद्राएं हुआ करती थी, यह मौर्य काल में भी हुआ करता था और यहाँ पर भी हुआ करती थी। ठीक है, विभिन्न प्रकार की जो श्रेणियां थी वह बहुत ज्यादा धनी भी हुआ करती थी। मंदिर का निर्माण भी करवाया था एक श्रेणी ने, उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो नारद एवं बृहस्पति स्मृति में श्रेणियों की विस्तृत चर्चा की गई है। ठीक है, और विभिन्न प्रकार की जो श्रेणियां होती थी, जैसे श्रेणी है तो मतलब जो शब्द प्रयुक्त किए गए हैं श्रेणियों के अर्थ में वो देख लेते हैं। तो पहला है आपका श्रेणी। तो एक ही कार्य करने वाले लोगों का जो समूह होता था उसको श्रेणी कहा जाता था। ठीक है, और इसका जो प्रधान हुआ करता था उसको ज्येष्ठक या फिर श्रेष्ठिन कहा जाता था, या तो श्रेष्ठिन या फिर ज्येष्ठक कहा जाता था। यह पूछा जा चुका है, इसलिए याद रखिएगा। आगे है पूग। पूग जो होता था वह अलग अलग कार्य करने वाले लोगों का समूह हुआ करता था, संगठन हुआ करता था, जिसको पूग कहा जाता था। इसके बाद जो है आपका कुल है। कुल में क्या होता था कि एक ही परिवार के कार्य करने वाले लोगों का समूह हुआ करता था। ठीक है, कुल आप जानते हैं, कुल परंपरा ये सब संस्कृति ये सब तो आप लोग वर्ड जानते ही होंगे, तो उसी से याद रखिए कि कुल जो होता था वह एक ही परिवार के, एक ही खानदान के अलग अलग कार्य करने वाले लोगों का समूह हुआ करता था। ठीक है, इसके बाद है आपका निगम। निगम जो है वह श्रेणियों से बड़ी संस्था हुआ करती थी। निगम जो है वह श्रेणियों से बड़ी संस्था हुआ करती थी और श्रेणियां जो है निगम के सदस्य हुआ करते थे। ठीक है, और विशेषकर जो शिल्प श्रेणियां होती थी वह निगमों की सदस्य हुआ करती थी। ठीक है, उसके बाद है सार्थवाह। सार्थवाह भी जो है वह पूछा जा चुका है, याद रखिएगा।
व्यापारियों का जो प्रमुख नेता हुआ करता था उसको सार्थवाह कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद हम लोग महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि कुमारगुप्त प्रथम एवं बंधु वर्मन प्रथम का जो मंदसौर अभिलेख है, कुमारगुप्त प्रथम और बंधु वर्मन प्रथम दोनों का जो मंदसौर अभिलेख है उसमें चर्चा की गई है कि रेशम बुनकरों की श्रेणी जो थी उसने मंदिर का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 437 से 438 ईस्वी के बीच उन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया था और उसी मंदिर का मरम्मत भी जो है उन्होंने 473 से लेकर के 474 ईस्वी के बीच में करवाया था। तो यह जो है मंदसौर अभिलेख से जिक्र मिलता है जो कि कुमारगुप्त प्रथम और आपका बंधु वर्मन प्रथम का है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये पॉइंट। अब हम लोग चलते हैं और देख लेते हैं गुप्तकालीन सिक्कों के बारे में। विभिन्न जब शासक हम लोग पढ़ रहे थे तो समुद्रगुप्त का भी सिक्का हम लोगों ने देखा था, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य का भी देखा था, कुमारगुप्त का भी देखा था। तो जितनी शैलियों के सिक्के उन्होंने चलाए थे वो सब हम लोग वहीं पर देख चुके हैं। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा जानकारी सिक्कों के बारे में ले लेते हैं। तो इस समय गुप्तकालीन जो शासक थे उन्होंने ही भारत में, प्राचीन भारतीय इतिहास में सबसे अधिक जो स्वर्ण सिक्के चलाए थे वह गुप्त शासकों ने ही चलाए थे, यह याद रखिएगा। सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्कों की बात करें तो वो आपका कुषाणों के काल में हुआ था, और लेकिन जो सर्वाधिक संख्या में जो सिक्के चलाए थे स्वर्ण सिक्के वह गुप्त काल के शासकों ने चलाया था। और ये भी एक कारण है कि गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो स्वर्ण सिक्के जो होते थे उसको दिनार कहा जाता था और यह जो है 144 ग्रेन का हुआ करता था, याद जरूर रखिएगा। और यह जो है पहले आपका कुषाणों का जो मतलब वजन हुआ करता था उसी हिसाब से कुषाणों का जो माप था उसी हिसाब से चलाया जाता था, लेकिन बाद में इसको 144 ग्रेन का कर दिया गया था। गुप्त शासकों में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में चांदी का सिक्का चलाया था, यह याद रखिएगा, यह पूछा जा चुका है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यूपीपीएससी में पूछा जा चुका है। और यह जो सिक्का था वह मानक सिक्का था चांदी का और यह 32.36 ग्रेन का था। जैसा शकों के टाइम में माप हुआ करता था चांदी के सिक्कों का, सेम टू सेम वही माप यहाँ पर भी है, 32.36 ग्रेन। ठीक है, इसके अलावा सिक्कों का जो है टोटल 16 ढेर पूरे भारत से प्राप्त हुआ है गुप्तकाल का, लेकिन सर्वप्रमुख जो ढेर है वह है बयाना, भरतपुर जिला, राजस्थान का। ठीक है, जहां पर आपका 623 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, यह हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बयाना पूछा जा चुका है तो याद जरूर रखिएगा। ठीक है, और इसके अलावा जो रजत सिक्का हुआ करता था उसको रूपक कहा जाता था, याद रखिएगा। ठीक है, जो रजत सिक्का था उसको रूपक कहा जाता था, यह भी याद रखिएगा। वैसे गुप्त शासकों ने सोने के भी सिक्के चलाए, चांदी के भी सिक्के चलाए, आपके तांबे के भी सिक्के चलाए थे। ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं अब हम लोग व्यापार एवं वाणिज्य के बारे में। तो शिल्प उद्योग के बारे में सबसे पहले देखते हैं व्यापार एवं वाणिज्य के अंतर्गत। तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वस्त्र उद्योग वस्त्र निर्माण उद्योग जो था वह गुप्त काल का सर्व प्रमुख उद्योग था, सबसे ज़्यादा प्रमुख उद्योग था आपका वस्त्र निर्माण उद्योग। ठीक है, और इसके बारे में जो है अमरकोश में कताई, बुनाई, हथकरघा, धागा इत्यादि की चर्चा मिलती है। ठीक है, मथुरा, कामरूप, बनारस इत्यादि जो थे, तीन याद रखिएगा, मथुरा, कामरूप और बनारस, ये तीनों जो थे वह वस्त्र निर्माण के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखें तो शिक्षा का प्रमुख केंद्र मैंने बताया था आप लोगों को कि आपका उज्जैनी और पाटलिपुत्र जो था वह गुप्त काल में और खास करके चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आपका बहुत महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था शिक्षा का, अध्ययन का। ठीक है, याद रखिएगा, अध्ययन मेरा चैनल नहीं, अध्ययन मतलब स्टडी। ठीक है, याद रखिएगा। तो आगे देख लेते हैं, कालिदास ने स्वर्ण, रजत, ताम्र, आपका नीलम, तांबा, नीलम इत्यादि का चर्चा जो है अपने ग्रंथों में किया है। कालिदास ने जो भी उपन्यास लिखा है, ग्रंथ लिखा है, नाटक लिखा है, जो भी लिखा है
उन सब में इनका जिक्र किया है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि कालिदास चूंकि गुप्त काल के थे, तो इसका मतलब होता है कि उस समय गुप्त काल में यह सब जो उद्योग थे वह प्रचलित थे। ठीक है, स्वर्ण उद्योग, ताम्र उद्योग, रजत उद्योग, इंद्रनील उद्योग, कीमती पत्थरों पर घिसने वगैरह का काम। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ कि मौर्य काल में जो है, मौर्य काल में पत्थर को घिसकर चमकाने की कला जो है या फिर पत्थर पर पॉलिश करने की कला जो है वह बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थी। तो वहीं पर गुप्त काल में जो आपका लौह है मतलब लोहा है या फिर जो भी आपका धातु है, धातु को पॉलिश करके चमकाने की कला, ठीक है, यह जो है आपका गुप्त काल में सबसे प्रमुख थी। तो यह पूछा भी जाता है। ठीक है, याद जरूर रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, आगे देख लेते हैं। तो धातु कला जो है वह अत्यंत विकसित अवस्था में था और इसका उदाहरण कहाँ से मिलता है? तो महरौली का जो लौह स्तंभ है, इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, आगे भी पढ़ेंगे जब कला एवं साहित्य पढ़ेंगे। तो महरौली का जो लौह स्तंभ है उससे इसका परिचय मिलता है कि कितनी कला विकसित थी। और इसके अलावा सुल्तानपुर से बुद्ध भगवान का जो आपका प्रतिमा मिला है, ठीक है, उससे भी पता चलता है। और वो जो प्रतिमा है वह कांस्य प्रतिमा है। ठीक है, सुल्तानपुर से जो मिला है बुद्ध भगवान का प्रतिमा वह कांस्य प्रतिमा है और उसको देख करके भी पता चलता है कि किस प्रकार से जो धातु को चमकाने की कला थी वह कितनी ज़्यादा विकसित थी उस समय में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो टोकरी, मृदभांड इत्यादि जो है वह सामान्य कुटीर उद्योग के रूप में बिखरे हुए थे। मतलब कि हर घर में जो है आपका टोकरी बनाया जाता था, मृदभांड बनाया जाता था, ये सब बनाया जाता था। ठीक है, आपका मिट्टी का बर्तन वगैरह हो गया, ये सब बनाया जाता था। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं व्यापार के बारे में। तो व्यापार की जो स्थिति, जैसा मैंने बताया कि पूर्वार्ध में, गुप्त काल के पूर्वार्ध में जो है बहुत अच्छी स्थिति थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे उत्तरार्ध में जब गुप्त काल का पतन होने लगा तो उस टाइम पे जो है व्यापार की स्थिति चरमरा गई थी। ठीक है, प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन कौन थे? तो भरौच जो कि आपका ये बंदरगाह भी है, जिसको भृगु कक्ष भी कहा जाता है। ठीक है, तो भरौच हो गया, विदिशा हो गया। विदिशा आपका कहाँ है? विदिशा आपका एमपी में है। ठीक है, इसके बाद आपका प्रयाग है, प्रयागराज जिसको कहते हैं। ताम्रलिप्ति बंदरगाह बंगाल का हो गया। मथुरा यूपी, अहिच्छत्र हो गया, कौशाम्बी हो गया। यह सब जो है आपका व्यापार का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। तो गांव जो थे, जैसा मैंने बताया कि आत्मनिर्भर उत्पादक थे, मतलब कि अपना जो जितना खर्च के लिए उत्पादन करना है बस उतना ही करते थे और वस्तु विनिमय के लिए उत्पादन किया करते थे। ठीक है, तो कुछ खास जो है उत्पादन यहाँ से विदेश में भेजा नहीं जाता था, बहुत ज़्यादा नहीं भेजा जाता था। ठीक है, विदेश व्यापार में भी गिरावट आई थी। 364 ईस्वी में क्या हुआ था कि रोमन साम्राज्य जो था उसका विभाजन हो गया था 364 ईस्वी में। ठीक है, तो 364 ईस्वी में रोमन साम्राज्य का विभाजन हो गया और उसके बाद जो रेशम का व्यापार था उस पर एकाधिकार हो गया फारस का एकाधिकार हो गया आपका रेशम के व्यापार पर। और फारस से जो है रोमन साम्राज्य का शत्रुता चलता था। ठीक है, अब भारत जो है वह रोमन साम्राज्य से व्यापार करता था। ठीक है, लेकिन अब उन दोनों का शत्रुता होने के कारण और फारस का एकाधिकार हो जाने के कारण रेशम के व्यापार पर भारत से जो आपका रोमन साम्राज्य के साथ रेशम का व्यापार हुआ करता था वह बंद हो गया। ठीक है, और इस कारण से भारतीय रेशम व्यापार पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा था। और भी बहुत सारे कारक थे जिनके कारण जो है आपका भारतीय विदेश व्यापार जो है वह प्रभावित हुआ था। हम लोग चीन से जरूर रेशम का आयात किया करते थे और श्रीलंका जो है उसमें बिचौलिए की भूमिका निभाया करता था। ठीक है, आगे और देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, प्राकोपियस का जो 6ठी शताब्दी का लेख है, ठीक है, उससे हमको पता चलता है कि फारस का रेशम व्यापार पर एकाधिकार हो गया था। इसके अलावा कॉस्मोस जो था वह अलेक्जेंड्रियन भिक्षु था और व्यापारी था, मतलब अलेक्जेंड्रिया का था। ठीक है, भिक्षु और व्यापारी था। क्या नाम था उसका? कॉस्मोस, जिसका कालखंड 530 से 550 ईस्वी बताया जाता है। उसने अपनी पुस्तक क्रिश्चियन टोपोग्राफी में जिक्र किया है किसका? भारत और यूथोपिया के बीच में व्यापार का जिक्र किया है। यूथोपिया से जो है हम लोग बहुत सारा सामान मंगाते थे, घोड़ा भी मंगाते थे। ठीक है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट था। घोड़ा उस समय आयात का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था। सबसे ज़्यादा आयात हम घोड़े का ही किया करते थे। अरब से, यूथोपिया से, ईरान से हम लोग घोड़ा मंगवाया करते थे, बैक्टीरिया इत्यादि से। ठीक है, आगे देख लेते हैं।
तो भारत और चीन का व्यापार बढ़ा था, जैसा मैंने बताया था समुद्रगुप्त के टाइम में कि चीन से उसने मित्रता बढ़ाई थी, चीन के शासक के पास अपना राजदूत भी भेजा था, तो चीन से जो है भारत की मित्रता बढ़ी थी और इसके कारण से व्यापार भी बढ़ा था। इसके अलावा जो धर्म प्रचारक, बौद्ध धर्म के जो प्रचारक कुछ भिक्षु थे वो भी चीन गए थे, जिनका नाम था बोधि रुचि, बुद्धभद्र, बुद्धजीव और बुद्ध शांत। ठीक है, तो ये जो है चीन यात्रा पर गए थे, इससे भी मित्रता हमारी सुदृढ़ हुई थी। ठीक है, और भारत चीन व्यापार में सिंहल द्वीप यानी कि श्रीलंका जो है वह बिचौलिए की भूमिका निभाता था। इसके बाद हम लोग देखते हैं विदेश व्यापार के बारे में। तो मैं बता चुका हूं कि स्थल मार्ग की अपेक्षा समुद्र मार्ग से व्यापार अधिक हुआ करता था, विदेश व्यापार। इसके बाद हम लोग देखते हैं तो कहां कहां से व्यापार होता था, तो पश्चिम एशिया से, बैजेंटाइन से, उत्तर पूर्वी अफ्रीका से, दक्षिण पूर्वी एशिया से, श्रीलंका तथा चीन इत्यादि से हमारा विदेश व्यापार गुप्त काल में हुआ करता था। ठीक है, आयात की क्या क्या वस्तुएं थी, तो हम लोग रेशम जो है वह चीन से आयात करते थे, घोड़े जो है वह बैक्टीरिया, अरब और ईरान से आयात करते थे, और हाथी दांत जो है वह यूथोपिया से आयात किया करते थे। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। निर्यात की वस्तुओं में देखें तो कपड़े हैं, पत्थर है, पत्थर मतलब कि जो आपका ये नीलम वगैरह है, गोमेद वगैरह है, जो कि बहुमूल्य पत्थर हुआ करता है, तो वो सब हम लोग निर्यात किया करते थे। इसके बाद हाथी दांत वहाँ से मंगवाते थे यूथोपिया से, और उसका विभिन्न प्रकार का वस्तु बना करके और निर्यात कर दिया करते थे, भेज दिया करते थे। इसके बाद आपका गरम मसाला, जो कि केरला वगैरह में बहुत होता था मसाला, तो उसका भी हम लोग निर्यात किया करते थे। मौर्य काल में हम लोग देखा नारियल का भी निर्यात हम लोग मौर्य काल में भी किया करते थे, अभी भी करते थे। सुगंधित द्रव्य, नील औषधि इत्यादि जो भी मौर्य काल में निर्यात किया था वही सब यहाँ पर भी है। ठीक है, इसके बाद बंदरगाह देखते हैं। तो बंदरगाह भी जो मौर्य काल में हम लोगों ने देखा था, डिटेल में देखा था, वही यहाँ पर भी है, कुछ खास नया नहीं है। पूर्वी तट पर जो है आपका ताम्रलिप्ति बंदरगाह, घंटासाला और कदूरा बंदरगाह जो है वह आपका पूर्वी तट पर है, और पश्चिमी तट पर जो है आपका भरोच, जिसको भृगु कच्छ भी कहा जाता था, वहां से आपका पश्चिमी देशों में समुद्री व्यापार होता था। इसके अलावा कल्याण था, कल्याण मुंबई में, और काम्बे जो है आपका गुजरात और मुंबई के बीच में है। ठीक है, तो ये सब जो थे आपके प्रमुख बंदरगाह हुआ करते थे जहां से विदेश व्यापार हुआ करता था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने अर्थव्यवस्था के बारे में देखा, हम लोगों ने भूमि के प्रकार के बारे में देखा, साहूकारी व्यवस्था के बारे में देखा, विभिन्न प्रकार के ऋणों के बारे में, ब्याज इत्यादि के बारे में देखा। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने सिक्कों के बारे में देखा, शिल्प उद्योग के बारे में देखा, व्यापार एवं वाणिज्य के बारे में देखा, विभिन्न बंदरगाहों के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो अब लास्ट हमारा एकमात्र चैप्टर बचा हुआ है इसका, उसमें हम लोग धर्म के बारे में पढ़ेंगे कि गुप्त काल में धर्म की स्थिति किस प्रकार की थी, और विभिन्न साहित्यों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे विद्वान हुए हैं। मैंने 9 रत्नों का भी जिक्र किया है जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में थे, तो उन सब की बहुत सारी रचनाएं हैं जो कि फेमस है और पूछा जाता है उनसे। ठीक है, विभिन्न प्रकार की विज्ञान की भी रचनाएं हैं, वैज्ञानिक रचनाएं भी हैं, जिनके बारे में हम लोगों के लिए पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। तो वो हमारा लास्ट वीडियो होगा, और इस प्रकार से गुप्त काल हमारा समाप्त हो जाएगा। आप लोग वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखा करिए, क्योंकि ये सब जो है ना पॉइंट आपका मेंस में भी पूछा सकता है। मेंस में यदि आपसे पूछ दिया जाए कि गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था की तुलना आज के अर्थव्यवस्था से करें, या फिर गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था की तुलना मौर्य कालीन अर्थव्यवस्था से करें, तुलना करने के लिए पूछ दिया सकता है कि गुप्त काल का जो अर्थव्यवस्था है उसका तुलना आप मुगल काल से कीजिए, दिल्ली सल्तनत के काल से कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप मेंस में भी इसके उत्तर लिख सकते हैं, यदि आप एक एक टॉपिक को डील किए हुए रहिएगा। उसी प्रकार से स्त्रियों की दशा के बारे में पूछ सकता है कि मौर्य का मतलब कि सिंधु सभ्यता के काल से लेकर के और मौर्य काल तक स्त्रियों की दशा का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने सब में पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ाया है, ताकि आपका मेंस का भी क्वेश्चन आए तो बन जाए, और पीटी का क्वेश्चन तो आपका 90 to 95% बनना ही बनना है। ठीक है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी जोड़िए ताकि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। और कमेंट जरूर कर दिया करो यार, अच्छा लगे बुरा लगे जैसा भी लगे, कमेंट करने में क्या जाता है, कमेंट कर दिया करो यदि आप लोग देखते हो तो। ठीक है, थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है हम लोगों को। ओके, और वही कमेंट दिखा करके हम दूसरे लोगों को भी जोड़ सकते हैं। आज भी मैंने पोस्ट किया आप लोगों का कमेंट। ठीक है, तो आप लोग जो है थोड़ा सा मदद कीजिए, नया चैनल है, आप लोग सहयोग कीजिएगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है,
और जाते जाते अंत में बस इतना ही कहूँगा, पर्यावरण का संरक्षण कीजिए, पानी को बचाइए, नारी का सम्मान कीजिए, बुजुर्गों का आदर कीजिए, माता पिता का आदर कीजिए, जो बच्चे हैं और जीव जंतु हैं उन पर दया का भाव रखिए, खुद के भारतीय होने पर गर्व का अनुभव कीजिए, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान कीजिए, राष्ट्रीय झंडे का सम्मान कीजिए, राष्ट्रगान का सम्मान कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।